गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी पूरी रिदम में होगी। कल जिन लोगों का इंटरव्यू है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आज आज़ाद भारत की शिक्षा नीति की बारी है। तो आज़ाद भारत की शिक्षा नीति को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये समझें कि पीछे मैंने बताया था 1944 में सार्जेंट आयोग ऑलमोस्ट लंबे समय तक हमारी प्राथमिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा उसी आयोग के आधार पर चली, चूँकि बहुत ही सिस्टमेटिक उस आयोग को माना गया था। अब बात आई आज़ाद भारत में, तो बार बार कहता हूँ कि इस देश को चलाने के लिए सबसे पहले योग्य कानून की ज़रूरत थी और हायर एजुकेशन के लिए भारत सरकार के उस समय शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर ताराचंद थे, बहुत बड़े विद्वान, इतिहासकार, राष्ट्रीय हिस्टोरियन, जिनकी किताबें भी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री, 4 वॉल्यूम में। उसके बाद उनकी एक बेहतरीन किताब है जो उनके पीएचडी पे है, और खुद क्वीन यूनिवर्सिटी लंदन से उन्होंने पीएचडी किया था, और उस पीएचडी का थीसिस ही था कि इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ताराचंद जी, और एक चीज़ मैंने कल बताई थी कैवे के बारे में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की अनुशंसा पे डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में एक आयोग बनी 1948 को, और 49 में राधाकृष्णन आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में स्कूल एजुकेशन की बात की गई, जिस पे बहुत ही विलाप किया गया कि स्कूल एजुकेशन की स्थिति ठीक नहीं है, और भाषा के बारे में बात की गई, लेकिन ये फोकस रहा पूरा हायर एजुकेशन पे, इसलिए इससे ज़्यादा अब के समय में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अब आपका कंसर्न जहाँ से है, मुदलियार आयोग, लक्ष्मीधर मुदलियार, ये मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इनकी अध्यक्षता में 1952 में 23 सितंबर 1952 में एक स्पेशल आयोग बना। किसके लिए? तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, जिससे हम लोगों का कंसर्न है कि पहला आयोग आज़ाद भारत क्या स्वतंत्र भारत में भी केवल सेकेंडरी आयोग के लिए नहीं बना। इस आयोग की रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को आई, और वो रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं, एक तो गांधी के प्रभाव से इस आयोग में मल्टीपर्पस स्कूल खोलने की बात है। पीछे आपने देखे कि क्या हुआ कि हंटर कमीशन ने किस बात की गुजारिश की कि एक मॉडल स्कूल हर जिला में खोला जाए। तो इन्होंने मल्टीपर्पस की, बहुउद्देशीय, यानी उसमें खूब ढेर सारा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो, मेन स्ट्रीम शिक्षा भी चले, और कहीं ना कहीं मल्टीपर्पस स्कूल का ही आप एक रूप, एक मॉडल, एक रिप्लिका देख रहे हैं। दिल्ली सरकार का जो मॉडल है स्पेशल स्कूल बनाने का, कि जहां सारी चीज़ें होंगी, स्पेशलाइज स्कूल जो बन रहे हैं, वो बिल्कुल मुदलियार आयोग का ही चीज़ है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। मल्टीपर्पस सेकेंडरी एजुकेशन का, कि जहां बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूल बनेंगे और वो मॉडल स्कूल की तरह काम करेंगे, जहां सब चीज़ों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी। उसके बाद इसने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो बनेगा, और जिसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने कैरियर काउंसलिंग की बात कर दी। पहला आयोग है जिसने कहा कि कैरियर की काउंसलिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके हर जगह, और एक ब्यूरो बनना चाहिए जो गाइडेंस करे एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का। उसके बाद इसने क्या किया कि कमाल की एक बात हुई कि स्कूल के बाद सीधा कॉलेज की शिक्षा शुरू हुई, सेकेंडरी एजुकेशन को फ्यूज करा दिया। इन्होंने कहा कि 10वीं तक पहले मैट्रिक होता था, और 11-12 की पढ़ाई कॉलेज में होती थी, लेकिन 12 से कॉलेज शुरू हो जाता था। तो 11th को उठा के ले आया स्कूल में, हायर सेकेंडरी कर दिया। यानी पहली से 11 के बाद मैट्रिक की परीक्षा होती थी, 11
साल के अध्ययन के बाद, और उसके बाद सेकंड को केवल 1 साल का वो कॉलेज में रहने दिया। उसके बाद फिर 3 साल का, चूंकि राधा कृष्णन ने 3 साल के ग्रेजुएशन की बात की थी तो 3 साल का ग्रेजुएशन कर दिया। बीच में इंटरमीडिएट एजुकेशन को ख़त्म कर दिया कि बच्चे 10 से सीधे कॉलेज नहीं जाएंगे, 11 तक जाएंगे, जिस चीज़ को बाद में सिस्टमेटिक किया गया। तो 3 बातें इसके बड़े इंपॉर्टेंट की है कि सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में बांटा, हायर सेकेंडरी 4 वर्ष का और इंटरमीडिएट शिक्षा खत्म करके, और हायर सेकेंडरी में 11 को ले आया और 12 को कॉलेज के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर पहली बार इस देश में एक ऐसे आयोग की नियुक्ति हुई जो कैब के अनुशंसा पे नहीं हुई थी, जो सरकार के अनुशंसा पे एक कंप्लीट हॉलिस्टिक एजुकेशन कमीशन बना। ये आज़ाद भारत का पहला कमीशन है पूरे शिक्षा पे। वो DS कोठारी, उन दिनों वो UGC के चेयरमैन थे, दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। 1964 में ये आयोग बना कि सारे शिक्षा को देखिए, एज वेल एज हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है भारत की शिक्षा के इतिहास में। यहीं से भारत की शिक्षा का, आज़ाद भारत की शिक्षा का इतिहास बदलता है। बिफोर डैट कि पहले आज़ादी से पहले हंटर आयोग, तो हंटर आयोग के ही टक्कर का ये आयोग आता है, जो 14 जुलाई 1964 को इस आयोग की नियुक्ति होती है और ये आयोग अपना रिपोर्ट सबमिट करता है 29 जून 1966 को। और ठीक इसको एडहॉक आयोग भी कहा जाता है कि ये अस्थायी आयोग था, और 29 को इस आयोग को डिसॉल्व कर दिया था। और इस आयोग की बात को मिसेस गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, पार्लियामेंट से ये शिक्षा नीति पास हुई। और इस शिक्षा नीति का जो रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा, यहाँ से रिपोर्ट का शीर्षक दिया जाने लगा। उसका शीर्षक था शिक्षा राष्ट्रीय विकास हेतु, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट के नाम से ये रिपोर्ट सौंपा गया। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट अनुशंसा थी कि 6 से 14 बरस 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। ये बात 66 में की गई और इसको पूरा होते होते कितना साल लगा? 66 में अगर 4 और 34 10 44 साल, 44 ईयर्स के बाद 1 अप्रैल 2010 से ये सपना पूरा हुआ। तो आयोग की बातों को 43 वर्ष लग गए 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को फ्री करने में। इसके कई कारण थे। एक तो ये शिक्षा आयोग की बातें कहीं भी ठीक से लागू नहीं हुई, चूँकि शिक्षा भी राज्य सूची में थी और तो कोई मानने को बाध्य था नहीं। लेकिन बाद में जब शिक्षा समवर्ती सूची में आ गई, 42 अमेंडमेंट के बाद 1975 मान लीजिए, तो जब 42वां अमेंडमेंट लागू हुआ तब जाके ये नीति लागू हुई। इसने त्रिभाषा फार्मूला दिया था और इसी आयोग ने कहा था कि 1ली से 8वीं तक आप अपने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दीजिए। ये बड़ा रेशनल वर्ड था कि अपने रीजनल, तो जिससे भाषाई संकट दूर हुआ। ठीक आज नई शिक्षा नीति में हम कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में दीजिए, मातृभाषा में दीजिए। वो बहुत बड़ा एक, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक संकट है, क्योंकि यहाँ की जो मातृभाषाएं हैं वो दर्जनों की संख्या में चली जाती है। अगर उस पर रिजिडिटी आई तो बहुत बड़ा एक संकट खड़ा होगा शिक्षा में। लेकिन क्षेत्रीय भाषा कहने से हो गया कि हम सब की हिंदी मातृभाषा न होते हुए मातृभाषा हिंदी बन जाती है, क्योंकि हम सब इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये था कि हिंदी भाषी प्रांत हिंदी में अपनी बात को रखें। और उसके बाद शिक्षकों की सुविधा बढ़ाने की बात हुई। महिला शिक्षा, दलित शिक्षा, जनजातीय शिक्षा पे जोर दिया गया। मैथ साइंस एजुकेशन पे प्रॉपर जोर दिया गया,
चूँकि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी खुद साइंटिस्ट थे। उसके बाद शिक्षा को बांटा गया 10+2+3। इसको भी, ये भी पूरा होने में बहुत टाइम लगा। और एज इट इज़ 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस चीज़ को इंडोर्स किया, लेकिन उससे पहले ही ये लागू हो गया था। ये 76-77 से बिहार 42 अमेंडमेंट के बाद कंपल्सन हो गया था, तो सब राज्यों ने इसको लागू कर दिया था। यह नीति पार्लियामेंट में पास हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाली भी शिक्षा नीति पार्लियामेंट में पास नहीं हुई। और इसी के बाद पहली बार करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने बनाया, और उसका नाम ही है 10 वर्षों के लिए शिक्षा का स्वरूप। तो ये पहला करिकुलम यहाँ से बना। तो आज जो शिक्षा हम देखते हैं उसकी बुनियाद यही है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं कि यहीं से करिकुलम बना, जो आज तक बनता आया है, आगे भी बनता रहेगा। इसी शिक्षा नीति के बाद, इसी शिक्षा नीति में पहली बार फ्री एजुकेशन की बात की थी, और इसी शिक्षा नीति ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए, जो ये शिक्षा वर्तमान शिक्षा नीति भी कहती है। लेकिन एक ट्रिक याद रखिएगा, अभी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 6% में एक क्लॉज जोड़ती है कि जब मैं उसके डिस्पर्शन पे और तमाम चीज़ों पे डिस्कस कर रहा था और देख रहा था डॉक्यूमेंट्स जो इधर के आए हैं, कि हम और राज्य मिलके, चूँकि दोनों का दायित्व है, बहुत सारे चीज़ें केंद्र और राज्य स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो तरीके मैं बताया था। उसके लिए फिनांस कमीशन बैठता है, और 10% है, किसी में 20%, जनरली 60-40 का रेशियो है। तो उस हिसाब से बजट की बात है। तो इस बात से अब लगता है कि दिल्ली की शिक्षा एटलीस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार का भी बजट लगभग 2% तक जा रहा है और केंद्र का भी 4%, तो लगभग 6% जीडीपी का यहाँ मिलने लगेगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद एक और आयोग आता है, क्योंकि इसके बाद सत्ता का परिवर्तन होता है। क्या सत्ता का परिवर्तन होता है? तो 1977 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है और जनता पार्टी पहली बार विपक्ष की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के अंतर्गत, और उसने एक गांधीवादी शिक्षाविद ईश्वर चंद पटेल को लाते हैं। ईश्वर चंद पटेल ने सारे चीज़ों का अध्ययन करके, और चूँकि वो भी गांधीवादी थे और प्रधानमंत्री स्वयं गांधी के सबसे बड़े शिष्य थे मोरारजी देसाई, तो फिर वोकेशनल एजुकेशन की आवाज़ बहुत उठने लगती है। उसी के साथ एक और अनुशंसा होती है कि एकेडमिक चीज़ों पे ईश्वर चंद्र पटेल आयोग आया 1977 में, और एक बहुत ही ब्रिलियंट आदमी जिसको इंटरनेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला था, यूनेस्को में काम किया था, नॉर्थ ईस्ट में प्रोफेसर रहे थे, वो मेलकम आदिसेसैया समिति बनी। ये समिति, और उसमें क्या अंतर है, ये 78 में बनी। तो ये समिति वोकेशनल पक्ष को देखी, टेक्निकल पक्ष को देखी। ये समिति, वो ईश्वर चंद पटेल समिति ने केवल एकेडमिक पक्ष को देखा। तो इसने क्या कहा, हायर सेकेंडरी +2 के लिए नेशनल वोकेशनल एजुकेशन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसका रिपोर्ट है, जिस नाम से रिपोर्ट पब्लिश हुआ, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, यानी करने के लिए सीखना। ये सब बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, और आपसे भी अगर कोई पूछता है करने के लिए सीखना। और मज़ेदार बात है कि आज हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा में एक निरंतरता है। शिक्षा, एजुकेशन वॉज ए मेजर कंसर्न ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट। हर सरकार ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण विषय माना है, जिस बात को हम देख रहे हैं कि अलग से कमीशन ही वोकेशनल एजुकेशन के लिए बना है। और आज उन्हीं सारी बातों को आगे की शिक्षा नीति में थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके मिक्स किया जाता रहा। और एक शब्द है जो ईश्वर चंद पटेल समिति ने ही क्वाइन किया था, SUPW, यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क। ऐसा वर्क जो सामाजिक रूप से उसके उत्पादन का प्रयोग हो सके। ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग नहीं हो सके। तो SUPW क्वाइन किया था ईश्वर चंद ने, लेकिन इस पे मेलकम आदिसेसैया समिति ने काम किया। ठीक है, उसके बाद आई कि
इस समिति ने एक और काम किया कि 1975 में जो करिकुलम बना था पहली बार 10 वर्षों के लिए शिक्षा, उस करिकुलम का स्टडी करना था। ईश्वर चंद पटेल कमेटी का पूरी शिक्षा नीति का एक बार समीक्षा करनी थी। किसकी शिक्षा नीति? कोठारी आयोग की। और इसको करिकुलम की समीक्षा करवाया गया इससे। ये दो इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये इसका शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य नाम से इसका रिपोर्ट आया। चैलेंजेस टू एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा कि अभी नई शिक्षा नीति में का शीर्षक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका है, ये भी एक अंतर है। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। और इस नीति को स्वयं राजीव गांधी ने जारी किया था। और मूलतः यह नीति भी समीक्षा नीति थी कि अभी तक जितनी भी शिक्षा में जो जो चेंजेस हुए, जो प्रभाव पड़े, सबकी समीक्षा करने वाली नीति थी। समीक्षात्मक प्रकृति की नीति थी। इसीलिए इसका कोई एक चेयरमैन नहीं था, पूरा शिक्षा विभाग ने मिलकर इसको काम को किया। और ये नीति राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार से लेकर और उस सब की समीक्षा एक तरह से कोठारी ने की और कोठारी की ये किया। और इस नीति के लिए राजीव गांधी जी ने बोला था, जो आज भी नई शिक्षा नीति के लिए भी यही बात बोला जाता है। क्या बोला था? कि भारत में शिक्षा आज चौराहे पे खड़ी है। न तो समान रैखिक विस्तार, न ही मौजूदा गति और सुधार की प्रकृति स्थिति की जरूरतों को पूरा करती है। कुल मिला के नटसेल में कि आज उस चौराहे पे शिक्षा खड़ी है, जिससे जो समाज की सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल जो चैलेंजेज है उसको फुलफिल करने में शिक्षा उसको कैटर नहीं कर पा रही है पॉलिसी। दैट्स वाई द रीज़न कि हम पॉलिसी को बदलें। यानी एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड एट क्रॉस रोड टूडे। नीदर नॉर्मल लीनियर एक्सप्रेशन नॉर द एग्जिस्टिंग पेस एंड नेचर ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी मीट द नीड ऑफ सिचुएशन। तो इस तरह से आपको मैंने एक बार आज़ाद भारत के 1986 तक की बात को समझाया। इससे पहले मैं 1986 और नई शिक्षा नीति की तुलना दे चुका हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की, टाइम आपके पास नहीं है। साथ ही साथ मैं अलग से फिर एक बार नई शिक्षा नीति को इसमें ब्रशअप कर देता हूँ कि ताकि आपसे भूल ना हो। हाँ, इसके बाद यशपाल समिति आती है, जिसने फिर से 3 बार 1986 शिक्षा नीति की समीक्षा होती है। एक बार राजीव गांधी चले जाते हैं तो फिर वीपी सिंह की सरकार बनती है, और उस सरकार में, जनमोर्चा की सरकार में क्या होता है कि उसके अंतर्गत फिर आचार्य राममूर्ति आते हैं, उसी ने कहा था कि ये बंद कर दो, कौन सा? नवोदय स्कूल। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, जे जनार्दन रेड्डी कैब के अनुशंसा पे वो फिर शिक्षा नीति की समीक्षा होती है, जो विस्तार की बात करते हैं कि नवोदय का और विस्तार होना चाहिए। उसके बाद फिर यशपाल समिति आती है, जो बोझ को कम करने की बात करती है और बहुत सारे चीज़ों को बदलने की बात करती है। और यशपाल समिति की अनुशंसा पे NCF 2005 चल रहा है, जो आज भी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं जब तक दूसरा नहीं आएगा। एक इसी बीच कल एक खबर मैंने पढ़ी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से शिक्षा ना हो के NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा हो रहा है। जज ने, 2 जजों के बेंच ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। अगर इस ढंग का कोई सवाल आपसे पूछता है तो राइट टू एजुकेशन का पर्पस बेसिकली है कि शिक्षा सिटीजन तक पहुंचे और कोई भी इस देश का नागरिक उस चीज़ को अधिकारपूर्वक प्राप्त करे, किसी की मर्जी से ना करे। तो अधिकारपूर्वक प्राप्त करने के प्रावधान की बात करती है, डिटेल सिलेबस नहीं है, वो खारिज होगी। चूंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या कोई भी करिकुलम फ्रेमवर्क पूरे दुनिया का शिक्षा का एक विस्तृत आयाम प्रस्तुत करती है कि, और वो एक तरह से कहीं ना कहीं संभाव
वो आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट होता है, आदर्शवादी डॉक्यूमेंट होता है, और उस आदर्शवादी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही जो हम सपना देखते हैं उसको पूरा करने के लिए सिलेबस बनाते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट में पढ़ाने ही की बात नहीं है, सारी चीज़ें हैं, और अल्टीमेटली पढ़ाए तो सिलेबस पे जा रहा है। तो अगर चैलेंज होना चाहिए तो सिलेबस पे होना चाहिए, करिकुलम पे क्यों होना चाहिए? तो वो गलत है। आप कहेंगे कि करिकुलम तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है कि आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, इन चीज़ों में इतना घंटा देना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए, ऐसे स्कूल का सिस्टम होना चाहिए, इतना एकेडमिक स्टाफ उसको मिलना चाहिए, इतने बेंच मिलने चाहिए, इस प्रकार के बेंच मिलने चाहिए, जिससे पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो उसको चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो अब कोई कहे नई शिक्षा नीति आ जाए, कहे कोई राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, तो नहीं, ये ठीक है, प्रजातंत्र है, ये सब सवाल उठता रहता है, कोई आदमी घबरा मत जाइएगा। अब मैं फिर से नई शिक्षा नीति के ऊपर एक ब्रीफ डाल देता हूँ, तुलना कर दिया हूँ, क्योंकि ब्रीफ जितना रहेगा उतना आपको सुविधा होगी कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। पूरा जो कुछ भी पूछे मुझे गर्व होगा कि आप सारे सवाल का जवाब दे के आएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आफ्टर द कैबिनेट, ठीक है, ये सब भी बताता चला हूँ कि कौन पार्लियामेंट से पास हुआ। एक ही शिक्षा नीति पार्लियामेंट से पास हुई है, वो कोठारी आयोग। उसमें मजबूरी थी, पार्लियामेंट से इसलिए होना था कि राज्य के विषय पे कानून बन रहा था वो एक तरह से, तो पार्लियामेंट से होना जरूरी था। 29 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलुओं और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई निकायों में एक साथ व्यवस्थित तरीके से पिरोया जाता है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाती है, कई चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब है पूर्व प्राथमिक विद्यालय से 12 तक की सभी की पहुंच की यूनिवर्सल एजुकेशन। पहला, 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को क्वालिटेटिव एलिमेंट्री एजुकेशन देना। नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना क्या होगा? 5+3+3+4। कला और विज्ञान के बीच पाठचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों में के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं, यानी एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और मेन करिकुलम, मेन सिलेबस के बीच ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। इससे ही आएगा, तब तो कोई खेल में भी कोई बच्चा बीए कर सकता है, स्कूल में भी खेल एक सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेते थे, बस कुछ कर लेना है और उसके ग्रेड लगेंगे, इसके अंक लगेंगे, वो सारे विच्छेद खत्म हो गए हैं। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता पे राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की बात है कि फंडामेंटल लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी और क्वांटिफिकेशन, संख्यात्मकता, मैथमेटिकल एबिलिटी पे एक मिशन की स्थापना होगी जो चल ही रही है। वो मिशन चल ही रही है, चाहे अब उसको और सिस्टमेटिक किया जाएगा, हर जगह बुनियाद, चुनौती, पहुंच चल ही रही है। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, कम से कम कक्षा 5th तक, जबकि नई शिक्षा नीति जो कोठारी आयोग की है 1 to 8 कहता है रीजनल में, और ये मातृभाषा में कहते हैं कि देना ही है, कंपलसरी है एक तरह से, और उसके आगे भी कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, यानी कहीं भी अपना माध्यम वो बना सकता है। मूल्यांकन सुधार की बात, किसी भी स्कूल में वर्ष में 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक इम्प्रूवमेंट के लिए होगी, जो पहले से भी है। मतलब बोर्ड पे बहुत जोर नहीं दिया गया है। पहले बात चल रही थी कि बोर्ड हटा दिया जाएगा, थोड़ी बड़ा स्लो पिच में उस बात को रखा भी गया है, लेकिन वो हटने नहीं जा रहा है। नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पड़क की स्थापना, ये आपको पता ही है। समान और समावेशी शिक्षा, यानी वंचित रूप से जो लोग भी हैं किसी भी ढंग से, उन सब के लिए शिक्षा, ये पहले से आ रही है। वंचित क्षेत्र के लिए शिक्षा, शिक्षक भर्ती की योग्यता आधारित प्रदर्शन को मजबूत और ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। स्कूल परिसर और समूहों के मध्य सभी संसाधनों का
उपलब्ध को शेयरिंग किया जाएगा, जितने भी फैसिलिटी है। और राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना होगी, एक और बड़ी इन्वॉल्व होगी, जो थोड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है देखते हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोजर है ही, और उच्चतर शिक्षा में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेना, ये भी याद रखिए। और आपके यहाँ स्कूली शिक्षा में 100%। अब इसके लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में दूरस्थ शिक्षा पे जोर, डिस्टेंस लर्निंग पे बहुत जोर होगा, जो जिसका किंग इग्नू है, और सब जगह अब डिस्टेंस लर्निंग को इजाज़त दे दी गई है। मल्टीपल एग्जिट एंट्री थोड़ा आगे का बता देते हैं कि आप जानते नहीं, कोई पूछना चाहे तो ऐसा नहीं समझे कि मास्टर जी केवल स्कूल का जानते हैं, कि कभी भी एक साल पे आप डिग्री लेके निकल सकते हैं। और NTA ये सब समान प्रवेश के लिए इसकी व्यवस्था होगी। एडमिशन के लिए अलग से एक बना ही दिया गया, पहले ही से बनाया हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अकादमिक बैंक, ठीक है, एकेडमिक बैंक जिसमें क्रेडिट जमा होगा। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान, हाँ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, एक बहुत अच्छी बात है। और सरल किंतु प्रभावी एक्सचेंज, और ये नीति किस पे नहीं लगती है, तो लॉ के एजुकेशन पे और मेडिकल के एजुकेशन पे। उसके बाद GR के लिए मुफ्त दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था। तो इस तरह से अब आप आज़ाद भारत की शिक्षा नीति पर एक डस्टिंग कर लिए। बहुत पढ़ा चुका हूँ, घबराइए नहीं, कल अच्छा इंटरव्यू दे के आइए और शाम में मनीष जी को फ़ोन करके बताइए, ताकि और गुरु भाई को सारी बातें बताई जाए, और उस हिसाब से ज़रूरत पड़े तो और कोई इनिशिएटिव स्टेट फॉरवर्ड ले। जय हिंद, आपका कल का सब कुछ शुभ हो, ये मेरी ढेर कामनाएं हैं। शांत होके जाइए, मत घबराइए, बार बार कह रहा हूँ। और कहीं भी आप समाज सुधारक, देश सुधारक, विषय सुधारक मत बनिए। आपका काम है, अपने काम को याद रखिए कि बेहतरीन से बेहतरीन नवाचार से भरा हुआ, विथ फुल इनोवेशन एंड एनर्जी सैनर्जी, हम अपने सिलेबस को डिलीवर करने वाले बनना चाहते हैं, न कि हम कोई नीति निर्धारक बनना चाहते हैं। अभी एक गुरु आए, मैंने इतिहास के कुछ सवाल पूछे कि क्या इतिहास में इन दिनों समाचारों में है, तो उन्होंने बोलने लगे हाँ बहुत राष्ट्रवादी इतिहास होना चाहिए, दिक्कत है हुई है। हम बोले महाराज, आपको अगर इतिहास में जो पढ़ाएगा, आज पाकिस्तान के इतिहास में नबी और क्या क्या पढ़ा दिया और गायब कर दिया, आज़ादी का पूरा फेज ही गायब कर दिया, और उसके सगा सब कुछ मुस्लिम लीग को डिक्लेयर कर दिया, तो किस कगार पे वो देश जा रहा है, ज़रा सोचिए। तो इतिहास में ज़्यादा पॉलिसी मैटर की चीज़ है, इसमें मत फंसिए। और आप क्या कीजिएगा, आप इतिहास बदल के आपको जो पढ़ाने के लिए कहेगा वही ना पढ़ाएंगे आप। इसलिए ज़्यादा उन पे दिमाग ना लगाया जाए। दिमाग कहाँ लगाया जाए कि हम बेस्ट डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। आप जो भी भेजोगे हमसे बढ़िया कोई नहीं डिलीवर करेगा। बीइंग ए प्रिंसिपल, बेहतरीन अपने सिलेबस को डिलीवर करके सबसे टाइम पे, सबसे इनोवेटिव, और बिना जो इसकी आत्मा है नई शिक्षा नीति की कि तोतागिरी बंद होगी, रोटिंग बंद होगी, उसके बिना हम अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। चूंकि अल्टीमेटली शिक्षा अंडरस्टैंडिंग है, शिक्षा का सबसे बड़ा एकमात्र परिणाम है अंडरस्टैंडिंग। इसलिए इस चीज़ को कभी ना भूलें, सोशल साइंस वाले संभल के, ठीक है, बहे मत। कितना भी कोई उसका, कितना भी आपको कहे, कुछ नहीं बोलना है कि हमारा काम है ये। और सही है कि एक किताब मिलेगी कि NCERT की, उसको पढ़ाना है, तो फिर उसको पढ़ा नहीं रहे हैं और तमाम बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए यक्ष प्रश्न में आश्चर्य का कारण ना बने, अच्छे से जवाब दें। आप किसी में किसी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, न योग्यता की। हमारे ओर से सारे पास हैं, और आपसे जितने हमारे स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा सीट है, इसलिए हर कोई पास करे, इसके लिए लड़ें। जय हिंद।